सोनपुर गांव के मुखिया कड़क सेठ अपने बेटे कालू से बहुत परेशान रहा करते थे। कालू कौआ अपने पिता के किसी भी काम में सहयोग नहीं करता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहता था और खाली समय पर सिर्फ सोता था। गांव का मुखिया होने के कारण कड़क सेठ को हमेशा यही परेशानी रहती थी कि किसी दिन गांव पर अगर कोई मुसीबत आ गई तो उनका बेटा जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक दिन कड़क सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कालू कौए को डांटते हुए कहते हैं, कालू तू कब तक इसी तरह आवारागर्दी करता रहेगा। तेरे उम्र के कौए दूसरे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरी कर रहे हैं या फिर वो लड़के अपने पिताजी के साथ गांव की पंचायत पर बैठते हैं। मैं तुझे बोल बोल कर थक गया हूँ, लेकिन तू मेरी कोई बात नहीं मानता है। तू सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। अब मैंने फैसला किया है कि तू गांव में तभी आएगा जब तू कोई काम करेगा। कड़क की पत्नी कहती है, अरे जी ऐसा गुस्सा क्यों कर रहे हो बच्चे पर, ये आखिर जाएगा कहाँ। तभी कालू कहता है, अरे मम्मी तुम चिंता मत करो, मैं तो अभी बबलू के घर जा रहा हूँ पतंग उड़ाने के लिए। उसके पिताजी फिर गुस्सा करते हैं, तो किसी के घर नहीं जाएगा, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब तू कल सुबह काम की तलाश में जाएगा और तभी लौटेगा जब तेरे पास कोई काम होगा। कालू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसके पिता ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और काम की तलाश में लगा दिया। वैसे तो कालू का मन काम की तलाश में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो एक जंगल के कोने में पहुंचा। कालू उड़ते उड़ते एक जगह पहुंचा और देखा कि वहाँ पर एक साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। उनके पास से एक नाग निकला। कालू ने देखा कि वो नाग उन साधु बाबा को डसने वाला ही है। कालू ने फुर्ती दिखाकर उस सांप को पकड़ा और दूसरी तरफ फेंक दिया। इस शोर से साधु बाबा की तपस्या टूट गई। साधु बाबा ने सांप को झाड़ियों में भागते हुए देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। चलो मेरी कुटिया में चलो, वहाँ बैठकर बात करेंगे। साधु की कुटिया में जाकर कालू उनसे कहता है, वाह साधु बाबा जी, ये बांस की कुटिया तो बहुत सुंदर है। हाँ बेटा, ये बांस की कुटिया मैंने खुद से बनाई है। एक एक बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से इस कुटिया को मैंने तैयार किया है। ये सुनकर कालू कहता है, साधु बाबा जी क्या मैं आपके साथ थोड़े दिन रह सकता हूँ। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल रह सकते हो। फिर कालू साधु बाबा के पास रहने लगा और उनकी अच्छे से सेवा करने लगा। कालू साधु बाबा के पास रहकर बांस से घर बनाना सीख गया। फिर एक दिन साधु बाबा कालू से बोले, कालू बेटा, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब मैं दूसरी जगह जाऊंगा और तुम्हारा भी अपने गांव वापस जाने का समय आ गया है। कालू कहता है, लेकिन साधु बाबा जी, मेरे पिताजी ने मुझे निर्देश दिए हैं कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया कालू, बांस के घर बनाने का, ये भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाओ और वहाँ पर बांस के घर बनाने शुरू कर दो। यही काम तुम शुरू कर दो, एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। कालू साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगाकर वो बांस के घर बनाना शुरू कर देता है। उसे बांस का घर बनाता देख उसके पिता नाराज हो जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने के लिए भेजा था और ये बांस का घर बनाना सीख कर आया है। उसकी पत्नी कहती है, हाँ पर ये बांस के घर कितने मजबूत और सुंदर दिख रहे हैं। अरे लेकिन ये घर किस काम के हैं, इस घर में कौन रहना चाहेगा। गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी अपनी जमीन जायदाद हैं। कालू बहुत मेहनत करके पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना देता है। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया। इस बार बारिश बहुत जोरों की हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से गांव की नदी में तूफान आ गया और गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। गांव के पक्षी बहुत घबरा गए, उनके घरों में पानी भर गया था। वे इधर उधर शरण के लिए भाग रहे थे। तभी उन्हें बांस के घर दिखाई दिए। ये बांस के घर काफी ऊंचे बने थे और इसके छत तक पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरा गांव कालू के बांस के घरों में शरण लेता है। कालू का पिता कड़क
और उसकी माँ वे भी बांस के घर में रहने लगते हैं। कालू अपने पिता से कहता है, पिताजी, मुझे साधु बाबा ने कहा था कि एक दिन ये बांस के घर हमारे बहुत काम आएंगे। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है, लेकिन ये बांस के घर नहीं डूबे। इस वजह से पूरे गांव के लोग अभी सुरक्षित हैं। हाँ कालू बेटा, तुमने जो किया है वो तो मैं भी नहीं कर सकता था। मुझे तुम पर बहुत गर्व है कालू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कुछ दिनों बाद बाढ़ का पानी गांव से उतर गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा गांव कालू की बहुत तारीफ करने लगा। वो अपने गांव वालों की हर मुसीबत में मदद करने लगा। उसके पिताजी भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश थे। बेलापुर में बुलबुली चिड़िया अपने बेटे कालू कौवे और पीलू बहू के साथ एक घर में रहा करती थी। उसके पति को गुजरे हुए कुछ समय हो गया था। बुलबुली चिड़िया तरह तरह के मुरब्बे बनाकर बाजार में बेचती और घर का खर्च चलाया करती थी। एक दिन कालू कौवा खुशी खुशी घर आता है और कहता है, माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। अब तुझे मुरब्बा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, ये मुरब्बा बनाना तो घर का काम है, इसे मैं करूँगी तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, इस उम्र में आपके लिए इतना काम करना सही नहीं होगा। वैसे भी अब इनकी तनख्वाह भी घर में आने लगेगी, तो अब आपको काम करने की क्या जरूरत। अब बस आप खाइए और घर में आराम कीजिए। ठीक है बहू, अगर तुम लोगों का यही विचार है तो अब मैं मुरब्बा बनाना बंद कर देती हूँ। बुलबुली चिड़िया मुरब्बा बनाना बंद कर देती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया अपनी सास को देखकर कहती है, माँ जी, मैं देख रही हूँ आजकल आप उदास रहती हैं। आप कुछ दिनों के लिए सुंदरी मौसी के यहाँ चले जाइए, वहाँ पर आपको जाके अच्छा लगेगा। तू ठीक कह रही है बहू, मैं कल ही चले जाती हूँ सुंदरी से मिलने। वैसे भी मुरब्बा तो आजकल बनाती नहीं, दिन में भी घर में खाली पड़ी रहती हूँ। अगले दिन बुलबुली चिड़िया अपने बहन के घर जाती है। आओ आओ बुलबुली दीदी, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा मुरब्बा बनाने का काम। क्या बताऊँ बहन, जब से बेटे की नौकरी लगी है तब से बेटे और बहू ने मना कर दिया है घर में मुरब्बा बनाने के लिए। अब मैं दिन भर घर में खाली बैठी रहती हूँ। तुम बहुत खुशनसीब हो दीदी जो तुम्हें ऐसी बहू मिली, वरना आजकल की बहुएं तो पहले दिन ही सास को घर से बाहर कर देती हैं। तू ठीक कह रही बहन, लेकिन पहले समय मुरब्बा बनाने में कट जाता था, अब मैं बहुत बोर होती हूँ। तो ठीक है बहन, अब तुम 2-4 महीने मेरे यहाँ रुक जाओ। इस तरह बुलबुली सुंदरी के घर रुक जाती है। धीरे धीरे 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन पीलू चिड़िया का उसे फोन आता है, माँ जी, इनके ऑफिस में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें इनका भी नाम है। इनकी नौकरी छूट गई है। माँ जी, ये बहुत ही घबराए हुए हैं, आप कैसे भी करके घर जल्दी आइए। बहू, तू चिंता मत कर, तू कालू को संभाल, मैं वापस ही घर आ रही हूँ। ऐसा कहकर बुलबुली वहाँ से चली जाती है और अपने घर वापस लौट आती है। कालू बेटा, तू चिंता मत कर, अगर तूने घोटाला नहीं किया है तो तेरी नौकरी जल्दी लग जाएगी। तब तक मैं फिर से मुरब्बा बनाने का काम शुरू कर देती हूँ, ऐसे घर का खर्च भी चलेगा। हाँ माँ जी, हम आज से ही मुरब्बा बनाना शुरू कर देते हैं। मैं भी अब से मुरब्बा बनाने के आपके काम में साथ दूंगी। बुलबुली कालू को कुछ पैसे देती है। कालू बेटा, ये ले पैसे और जा बाजार से कुछ आम खरीद कर ले आ, फिर हम उसका मुरब्बा बनाएंगे। फिर कालू कौवा उन पैसों से बाजार जाकर आम खरीद कर लाता है। पीलू चिड़िया अपनी सास बुलबुली के साथ आम के मुरब्बे बनाने में जुट जाती है। बहू, तुझे पता है, पहले आम काटकर धूप में रखते हैं, फिर उसमें मसाला और चाशनी लगाते हैं, इससे मुरब्बा काफी दिनों तक टिका रहता है। दोनों सास बहू मिलकर ढेर सारे आम का मुरब्बा बनाती हैं, फिर उसे बेचने के लिए बाजार ले जाती हैं। स्वादिष्ट मुरब्बे ले लो, चटपटे मुरब्बे ले लो, तरह तरह के मुरब्बे ले लो। ऐसे मुरब्बे आपने कभी नहीं खाए होंगे। ऐसा मुरब्बा खाओगे तो रोज रोज आओगे। आम के मुरब्बे की आवाज सुनते हुए कई सारे पक्षी वहाँ पर आते हैं। इस तरह सास बहू मिलकर मुरब्बा बेचकर अपने घर का खर्च चलाने लगते हैं। जल्द ही कालू को भी एक खुशखबरी मिलती है कि उसका नाम कंपनी में हुए घपले से हटा दिया गया है। वो ईमानदार निकलता है, लेकिन फिर भी पीलू और उसकी सास मुरब्बा बेचने का काम जारी रखते हैं। इस तरह से वो लोग हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वंदनपुर में पीलू चिड़िया अपने बीमार पिता के साथ रहती थी। वो टोकरियां बनाकर जंगल में बेचा करती थी और अपने पिता का गुजारा किया करती थी। पिताजी, मैं टोकरियां बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप दवाई खाकर आराम कीजिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ज्यादा देर नहीं लगाना, और हाँ, तुम भी खाना टाइम पे खा लेना। चलिए आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ। ऐसा कहकर पीलू चिड़िया टोकरियाँ बेचने के लिए जंगल चली जाती है। टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ ले लो।
अच्छी अच्छी रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। तभी वहाँ पर सुंदरी कौवी पहुँचती है। सुंदरी बहन आओ आओ, ये लो टोकरी ले लो, अपने घर पे सजाना। ये टोकरी कितने की है पीलू? सिर्फ 100 रुपए की है सुंदरी बहन, ले लो, बहुत मजबूत है। सुंदरी टोकरी को चेक करती है और 2 टोकरियां खरीदकर वहाँ से चली जाती है। पीलू बहुत देर तक वहाँ पर बैठी रहती है। फिर वो सोचती है पूरा दिन निकलता जा रहा है और सिर्फ 2 टोकरियां ही बिकी है, इससे तो पिताजी की दवाई नहीं आएगी। मैं अब दूसरे जंगल में जाकर टोकरियां बेचती हूँ, शायद वहाँ पर कोई पक्षी खरीद ले। ऐसा सोचकर पीलू चिड़िया दूसरे जंगल की ओर चली जाती है। दूसरे जंगल में वो अपनी दुकान लगाती है। टोकरी ले लो, टोकरी ले लो, रंग बिरंगी टोकरियां ले लो। तभी वहाँ पर बदमाश बास आता है और वो पीलू चिड़िया को छेड़ते हुए कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छी अच्छी टोकरियां बनाई हैं, क्या इस जंगल में नहीं आई हो? तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, तुम अकेली हो क्या? बदमाश बाज पीलू चिड़िया को तंग करने लगता है। अरे मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियां हैं। हा 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 हा। पीलू चिड़िया दुखी होके रोने लगती है। बचाओ बचाओ, मुझे इस बाज से बचाओ। पीलू चिड़िया बाज से कहती है, बाज जी मुझे जाने दो, मैं गरीब दुकान वाली हूँ। बाज उसकी एक नहीं सुनता और जोर जोर से हंसता रहता है। अरे तुझे कोई नहीं बचा सकता पीलू चिड़िया, हा 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 हा, मैं तेरी सारी टोकरियां लूट लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर कालू कौवा पहुँचता है। कालू कौवा के साथ उसके 3 और दोस्त होते हैं। वो सब मिलकर देखते हैं कि बदमाश बाज पीलू चिड़िया को तंग कर रहा है और उस बाज पर वो लोग हमला कर देते हैं। बाज पिटाई खाकर वहाँ से भाग जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन मेरी जान पर ही बनाई थी। अगर ये टोकरियाँ चोरी हो जाती तो मैं अपने पिताजी के लिए दवाई भी नहीं खरीद पाती। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे आप चिंता मत करो, अब ये टोकरियां मैं खरीद लेता हूँ। इस तरह से पीलू चिड़िया खुशी खुशी सारी टोकरियां बेचकर अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कालू कौवा रोज रोज पीलू चिड़िया के जंगल जाता था। कालू कौवे को पीलू चिड़िया पसंद आने लगी थी। पीलू चिड़िया भी कालू कौवे को पसंद करने लगी थी। पीलू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पीलू शर्माते हुए कहती है, हाँ कालू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी को छोड़ नहीं सकती। मेरे पिताजी बीमार रहते हैं, उनका मेरे सिवा और कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा कहता है, अरे बस इतनी सी बात, अरे शादी कर कर तो मैं तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूंगा, वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर पीलू बहुत खुश हो जाती है। थोड़े दिनों बाद कालू कौवे और पीलू चिड़िया का विवाह हो जाता है और वे दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं।